आइए जानते हैं इस मॉड्यूल का उद्देश्य। इस मॉड्यूल में आप निम्न विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे: निर्णय लेना, ग्राहक केंद्रीयता, विश्लेषणात्मक और महत्वपूर्ण विचार, बारीकियों पर ध्यान, सामूहिक कार्य। आइए जानते हैं निर्णय लेने के बारे में। आइए अब हम जानेंगे मामला अध्ययन के बारे में। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जहां पर कंपनी का 1 महीने का लक्ष्य 5000 ग्राहकों की सूची प्रदान करना है, लेकिन कंपनी इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और केवल उसके पास अभी मात्र 100 ग्राहकों की जानकारी मौजूद है। इस कारण से एक अधिकारी ने डेटा एंट्री ऑपरेटर से पूछा कि उसने स्वयं को ग्राहक के नाम सूची में दिए हैं और कहा कि वह सूची को पूरा करे और सूची को आगे बढ़ाए। जब ऑपरेटर ने अधिकारी से दस्तावेज और तस्वीरों के देने को कहा तो अधिकारी ने उत्तर दिया, यह अभी पास नहीं है, लेकिन तुम बस अपने ग्राहकों का नाम दर्ज करो और सूची को पूरा करो। इस स्थिति में अधिकारी ऑपरेटर को डेटा की धोखाधड़ी करने के लिए कह रहा है। अब हम जानते हैं केस अध्ययन के बारे में। अब आप हमें बताइए, इस स्थिति में आपका निर्णय क्या होगा। आइए जानते हैं निर्णय लेने के बारे में। निर्णय लेने में किसी समस्या के समाधान के लिए 2 या अधिक संभावित विकल्पों में से किसी भी एक का चुनाव करना शामिल होता है। निर्णय लेना एक विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए कार्रवाई को पहचानने और चुनाव करने की प्रक्रिया है। अब हम समझते हैं एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए निर्णय लेने का महत्व। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आपको डेटा का विश्लेषण और डेटा सिस्टम में उसको दर्ज करना होगा। यह करने के लिए आपको निर्णय लेने की तकनीकों को लागू करना होता है। इसके लिए आपके पास कुछ जानकारी होना आवश्यक है, जैसे नियम आधारित निर्णय लेने और पालन करने की प्रक्रियाएं, जिससे आपको निर्णय लेने में आसानी हो। डेटा में विसंगतियों की पहचान करना, यह आपको ज़रूरत और मानकों को पहचानने में सहायता करता है। किसी उपयुक्त कार्रवाई या प्रक्रिया पर निर्णय लेना। आइए जानते हैं गतिविधि या निर्णय लेने के बारे में। वह 1 मास के लिए किसका त्याग करेंगे, चॉकलेट या उसका फ़ोन? आप किसके लिए कार्य करेंगे, एक मालिक जो अधिक कार्य कराना चाहता हो या एक मालिक जो कभी पास नहीं होता? आप कहाँ कार्य करेंगे, एक कॉल सेंटर या एक रिलेशनशिप सेंटर में? आप क्या बनेंगे, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर या CRM? आइए जानते हैं निर्णय लेने की प्रक्रिया का संरचित मॉडल। संरचित मॉडल का पालन करना बहुत आसान है। यह निम्न है: D, इसका अर्थ है परिवर्तन का पता लगाना। E, परिवर्तन के महत्व का अनुमान। C, परिणाम चुने। I, विकल्प पहचाने। D, सर्वोत्तम विकल्प पहचाने। E, निर्णय का मूल्यांकन। अब हम जानेंगे निर्णय लेने की प्रक्रिया का संरचित मॉडल। चरण 1, D, परिवर्तन का पता लगाना। आप समस्या का हल नहीं कर सकते जब तक कि वह मौजूद ना हो। परिवर्तन तब आता है जब क्या हो रहा है और क्या होना वांछित है कि अंतर का पता लग सके। चरण 2, ई, परिवर्तन के महत्व का अनुमान लगाना। इसके लिए आपको जानकारी सत्यापित करने और स्थिति की जानकारी होना आवश्यक होता है। हमें यह भी निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि हमें परिवर्तन पर प्रक्रिया देने की आवश्यकता है भी या नहीं। आइए जानते हैं निर्णय लेने की प्रक्रिया का संरचित मॉडल। वह प्रश्न जो महत्व का अनुमान लगाने में मदद करते हैं, इनमें कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे कौन प्रभावित होगा और कौन नहीं, क्या स्थिति में कोई प्रभावित है और कौन सी स्थिति चीज़ें प्रभावित नहीं हैं, समस्या कहाँ है, समस्या कब हुई, क्या समस्या से प्रभावित क्षेत्र दूसरों को प्रभावित करते हैं और कहाँ तक। चरण 3, C, परिणाम चुने। एक उद्देश्य एक विकल्प नहीं है, यह सफलता का अंतिम परिणाम है। उद्देश्य का चयन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। आखिरी समाधान आपके द्वारा चयनित उद्देश्य से प्रेरित होता है और यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि आप अपने निर्णय में क्या चाहते हैं। चरण 4, I, विकल्पों को पहचानना।
यदि आप अपने विकल्पों को पहचानें तो अधिक विकल्पों में से एक बेहतर निर्णय का चुनना आसान हो जाता है। चरण 5 डी, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का पता लगाना। प्रत्येक विकल्प की सुरक्षा के जोखिम का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण होता है। चरण 6 निर्णय का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन आपके फैसलों पर प्रभावों की प्रक्रिया प्रदान करता है। इसके साथ ही यह अतिरिक्त परिवर्तन संयोजित करने की आवश्यकता के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। यदि चुना हुआ विकल्प उद्देश्य के साथ मेल नहीं खाता तो दूसरे विकल्प की पहचान करें और उसको लागू करें। आइए जानते हैं गतिविधि स्थिति के बारे में। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आपको ग्राहक का डेटा दर्ज करना है और यह आपको एक डॉक्यूमेंट के रूप में ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। लेकिन इस दस्तावेज का संस्करण MS 2003 और आप MS 2010 संस्करण का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए संस्करण के अंतर के कारण दस्तावेज नहीं खुल रहा है। लेकिन अब समस्या यह है कि आप इस समस्या का समाधान और क्लाइंट का डेटा कैसे दर्ज करेंगे। इसमें आपके सामने कुछ प्रश्न हैं। समस्या का हल क्या है? इसके समाधान तक कैसे पहुंचेंगे? इस समाधान पर पहुंचने के लिए आपको क्या कदम उठाने पड़ेंगे? आइए जानते हैं एक समस्या को कैसे सुलझाया जाए। एक DEO के पास समस्या हल करने का कौशल होना महत्वपूर्ण है। बड़ी समस्या में डेटा का लेन देन जिसे गति और सटीकता के साथ दर्ज करना है, एक DEO को उसमें कभी मिलने पर कोई निर्णय लेने होते हैं। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आपका डेटा विश्लेषण और डेटा को सिस्टम में दर्ज करना होता है। इस फंक्शन को संचालित करने के लिए आपको निर्णय की तकनीक को लागू करना होता है। आइए जानते हैं डेटा एंट्री सेवाओं के तहत निर्णय लेने के बारे में। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर स्रोत डेटा को तैयार करता है, डेटा एंट्री उपकरण से डेटा रिकॉर्ड करता है, संबंधित परिणामों को आवश्यकता अनुसार पूरा करके विभाग और संगठन के मिलन को पूरा करता है। इसलिए एक DEO के रूप में अपने कार्य से संबंधित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसे कुछ इस प्रकार किया जाता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को पालन करके कार्य में निर्णय लेना, क्या हुआ है और क्या वांछित है के बीच के अंतराल को पहचानना और इस अंतराल को भरने के लिए उपयुक्त उपाय लागू करना, उपयुक्त विषयों पर निर्णय लेना जैसे कि क्या करना है और इसे कैसे करना है। अब हम जानेंगे एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए एक DEO को क्या निर्णय लेने पड़ते हैं। एक DEO के रूप में आपको कार्य वातावरण पर निगरानी रखनी होती है और यह सुनिश्चित करना होता है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा की आवश्यकता पूरी कैसे हो। आपको यह सुनिश्चित करने के लिए निम्न निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कानूनी आवश्यकताएं और संगठन की प्रक्रियाओं व इससे संबंधित आपकी भूमिका और जिम्मेदारियां। खतरों को पहचानने के तरीके, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे शामिल हैं। खतरों को कब और कैसे रिपोर्ट करें। खतरों से निपटने के लिए आपकी जिम्मेदारियों की सीमाएं, विभिन्न आपातकालीन स्थितियों के लिए आपके संगठन की आपातकालीन प्रक्रियाएं और इनका पालन करने का महत्व, स्वास्थ्य और सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने के महत्व, ऐसे व्यक्तियों और संगठनों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ कोई अनुपालन तो नहीं हो रहा। स्वास्थ्य और सुरक्षा में विभिन्न प्रकार के उल्लंघन और इन्हें कब और कैसे रिपोर्ट करें। श्रमिकों और आगंतुकों के निकासी की प्रक्रियाएं, जहां आवश्यक हो वहां चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सेवाओं को कैसे बुलाएं। स्वास्थ्य, सुरक्षा और दुर्घटना रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं का उपयोग कैसे करें और इनका महत्व। सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी एजेंसियां और उनके मानदंड और सेवाएं। अब हमारा विषय है ग्राहक केंद्रीयता। आइए जानते हैं ग्राहक केंद्रीयता के बारे में। ग्राहक केंद्रीयता ग्राहक डेटा का उपयोग करके सर्वोत्तम ग्राहक तलाशना और ग्राहक की जरूरतों का विश्लेषण करना व ग्राहक के लिए सर्वोत्तम सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। एक ग्राहक केंद्रित संगठन में एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता
और कर्म के हर संसाधन को लाभप्रद ग्राहकों को सेवा और आनंद देने पर केंद्रित होती है। ग्राहक केंद्रित संगठन का लक्ष्य उपभोक्ताओं को अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में कम मूल्य पर सेवाओं को प्रदान करता है। आइए जानते हैं एक डीईओ के लिए ग्राहक केंद्रीयता का महत्व। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आपको सिस्टम में डेटा संचालित करना होता है और आपको संगठन के आंतरिक ग्राहकों से निपटने की आवश्यकता होती है। कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है, जैसे ग्राहक केंद्रित माहौल में कैसे कार्य करें, ग्राहक वशिष्ठ दिशा निर्देश, कार्यविधियाँ, नियमों और सेवा स्तर समझौते के साथ साथ नियम आधारित लेन देन। आपको या आपके साथियों को कार्य ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलते हैं। ग्राहक को सुसंगत और विश्वसनीय सेवा प्रदान करने और उनके साथ सकारात्मक और प्रभावी रिश्ते बनाए रखना होता है। एक ग्राहक केंद्रित संगठन में कैसे काम करते हैं आदि की समझ होना। एक डीईओ के रूप में आपको संगठन में आंतरिक ग्राहकों से निपटना होता है। ग्राहक केंद्रीयता आपकी मदद करती है, जैसे अपने स्वयं के कार्य की जांच करना और ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने में आपकी सहायता करना, ग्राहक को लगातार और विश्वसनीय सेवा प्रदान करना। बारीकियों पर ध्यान देना। आइए जानते हैं एक डीईओ को किन बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए। वह सभी क्षेत्र जो कार्य करने में शामिल है, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, उसकी बारीकियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो विस्तार की ओर ध्यान देता है, वह हर मामूली बारीकी की जांच करता है और यह कार्य को सटीक रूप से पूर्ण करने में एक अहम भूमिका निभाता है। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आपको सिस्टम में डेटा को दर्ज करना होना चाहिए। यह कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का जानना आवश्यक है, जैसे कार्य की बारीकियों पर ध्यान कैसे दिया जाए, पूर्ण कार्य त्रुटि मुक्त हो और कार्य की जांच किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दोबारा से की गई हो। बारीकियों पर ध्यान देने की प्रक्रिया। तेजी से बदलते कार्य वातावरण और जीवन से संबंधित कार्य से आपके लिए नौकरी प्रदर्शन के प्रत्येक तत्व पर ध्यान देना एक चुनौती बन गया है। बारीकियों की अनदेखी कभी-कभी आपके कार्य की गुणवत्ता को बाधा उत्पन्न कर सकती है। आप कुछ तकनीकों का उपयोग करके अपने समग्र ध्यान में विस्तार ला सकते हैं। इसके कुछ चरण हैं। चरण 1, एक विस्तृत कार्य योजना बनाएं। आप आपके प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के व्यक्तिगत तत्वों को रेखांकित करती है। यदि आप अपने आप में विचलित हो जाते हैं या अक्सर बाधित हो जाते हैं, तो कार्य का उपयोग मार्गदर्शक के रूप में करें। चरण 2, स्वयं के पास अत्यंत कार्य न रखें, ओवरलोडिंग। जब आप अपने मस्तिष्क की तुलना में अधिक कार्य और समयबद्धता को जोड़ते हैं, तो आपकी उत्पादकता और प्रभावशीलता में गिरावट आती है। चरण 3, अपने कार्य को देखने के लिए भरोसेमंद सहयोगी को नियुक्त करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक ही रिपोर्ट को बार बार पढ़ेंगे, तो ऐसी सामग्री से आप परिचित हो जाएंगे जिससे आप त्रुटियों को छोड़ देंगे। त्रुटियों को पकड़ने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की मदद लें। अब जानते हैं डेटा एंट्री सेवाओं को लागू करने के लिए बारीकियों पर किस प्रकार ध्यान दिया जाए। एक डीईओ के रूप में आपको बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए। इसका महत्व है कि डेटा पर ध्यान केंद्रित करें और गलत या अपूर्ण चीज़ों की पहचान करने में सक्षम होगा। इससे आपको कुछ चीज़ों में मदद मिलेगी, जैसे त्रुटि मुक्त कार्य पूरा करना। यदि आपको अन्य त्रुटि है तो कार्य को दूसरों के द्वारा जांच करवाना। अपने कार्य के प्रबंधन के दौरान अपनी नौकरी के प्रत्येक तत्व का ब्यौरा रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक डीईओ के रूप में बारीकियों पर ध्यान देना आपको त्रुटि मुक्त कार्य प्रदान करने में मदद करता है। इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। एक वित्तीय सलाहकार को कंपनी की बैलेंस शीट बनाए रखनी है, लेकिन इन्होंने परिसंपत्तियों के आंकड़ों को अलग समझ लिया है।
बैलेंस शीट समाप्त करने के बाद उससे यह ऐसे ही अपने सहकर्मी की समीक्षा के लिए दे दी। समीक्षा करने के बाद उसे कुछ त्रुटियां मिली और फिर उस पर दोबारा कार्य किया गया। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो इससे कंपनी का गलत वित्तीय रिपोर्ट चली जाती, जिससे कोई नुकसान हो सकता था। अब आप सब लोग एक गतिविधि करेंगे जिसमें एक ग्राहक की शिकायतों को लिखेंगे। आइए जानते हैं टीम वर्क के बारे में। टीम वर्क समूह कार्य एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए लोगों के एक समूह के साथ मिलकर कार्य करना है। टीम वर्क व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि अक्सर सहयोगी के साथ कार्य करना आवश्यक है और इसमें कार्यभार कम हो जाता है। टीम वर्क का अर्थ है अपने व्यक्तिगत कौशल और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना और व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार के संघर्ष के बावजूद सहयोग करने का प्रयास करना। अब हम जानेंगे एक डीईओ के लिए टीम वर्क का महत्व। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आपको डेटा को सिस्टम में दर्ज करना होता है। इस कार्य में टीम के रहते हुए प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए आपको यह जानना आवश्यक है कि टीम के माहौल में कैसे कार्य करें, टीम में कार्य करने की गुणवत्ता और समूह वातावरण में स्वतंत्र रूप से कैसे कार्य किया जाए। अब जानते हैं एक प्रभावी टीम के गुण। कार्यस्थल पर टीम के साथ कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई कार्य शुरू करने से पहले एक टीम को कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे टीम के प्रत्येक व्यक्ति की स्पष्ट भूमिका बताएं, लक्ष्य बताएं, अपने दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक लक्ष्य, त्रैमासिक और वार्षिक लक्ष्य होने चाहिए। टीम के प्रत्येक सदस्य को पता होना चाहिए कि किस दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक ग्राहक उन्मुखीकरण प्रक्रिया को लागू करें। जब एक नया टीम सदस्य शामिल होता है तो सुनिश्चित करें कि वह नीतियों, प्रतिक्रियाओं, अपेक्षाओं और लक्ष्यों को तेजी से सीखे। उच्च मानक निर्धारित करें। टीम को समझना चाहिए कि कार्य की सफलता को कैसे मापा जाए। पहचान करने वाला कार्यक्रम व सुविधाएं लागू करें। अच्छे प्रदर्शन को प्रोत्साहन करें, जैसे कि उपहारों, अच्छी छुट्टी या अन्य तरीके से इनाम देने से टीम के सदस्यों को प्रेरित करने में मदद मिलती है। एक मुक्त नीति रखें। प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों को अपने दल के सदस्य की किसी भी समस्या, शिकायतों या सुझावों पर गौर करना चाहिए। अपने कर्मचारी को निजी या ईमेल के माध्यम से संपर्क करने का स्वागत करें तथा प्रोत्साहित करें। नियमित टीम मीटिंग करें। हर कोई व्यस्त है, लेकिन एक हफ्ते या एक महीने में बुनियादी जांच के लिए एक मीटिंग सभी को एक धरातल पर रखेगी और पूरी टीम के साथ प्रगति, चुनौतियां और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने में सक्षम करेगी। लोगों को इसकी जानकारी ईमेल करके दें। पत्र व्यवहार। किसी भी परियोजना पर टीम वर्क करते समय कोई भी एक तरफा वार्तालाप, गठबंधन या समूह नहीं बनना चाहिए। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण संदेशों और सूचनाओं पर टीम को शामिल करे। डेटा एंट्री सेवाओं को शामिल करने के लिए टीम वर्क। एक डीईओ के रूप में आपको टीम में कार्य करना आवश्यक है। इसमें निम्न चीजों में आपको मदद मिलेगी। टीम में योगदान देने, जिससे कार्य स्वतंत्र रूप से या सहयोगी रूप से पूरा किया जा सके। जरूरत को पूरा करने के लिए अपने कार्य को प्रबंधन करने हेतु टीम वर्क। कार्य की आवश्यकताओं को प्रतिबंध करते समय टीम वर्क बहुत महत्वपूर्ण है। एक डीईओ के रूप में एक टीम केंद्रित वातावरण में प्रभावी रूप से कैसे कार्य किए जाएं। इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। यदि एक टीम आप अपने सदस्यों के साथ प्रभावी रूप से कार्य करते हैं तो कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। यदि एक टीम में आप महिला सदस्यों का सम्मान करेंगे तो कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है। आइए जानते हैं एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए टीम वर्क। यह सुनिश्चित करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने कर्मियों और आगंतुकों के निकास की प्रक्रिया को जानें। निकासी प्रक्रिया के दौरान अपनी टीम के साथियों की मदद कीजिए। यदि आप निकासी प्रक्रिया के लिए नियुक्त किए गए हैं तो एक जिम्मेदार कर्मी बनें। निकासी प्रक्रिया में पूरी तरीके से भाग लें। अपनी टीम के सदस्यों को व्यावसायिक नुकसान के बारे में शिक्षित करें, यदि उनका कोई नुकसान होने वाला हो।
प्राथमिक चिकित्सा के उपायों को जानें ताकि समय आने पर आप खुद ही स्वयं मदद कर सकें। सुरक्षा जांच के दौरान भाग लें। स्वास्थ्य और सुरक्षा के विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों को रिपोर्ट करें। अब हम जानेंगे व्यक्तिगत विकास के बारे में। उपस्थिति और कपड़े पहनने का ढंग सभी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आपको सफल बनाने के लिए आपके व्यक्तिगत विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके लिए आपको विकास की दिशा निर्देशों के अनुसार स्वयं को विशिष्ट वर्दी ड्रेस कोड के तहत तैयार रखना चाहिए। आइए जानते हैं वेशभूषा के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति संगठन का ब्रांड एम्बेसडर है, इसलिए उनको साफ और स्वच्छ दिखने की उम्मीद की जाती है। प्रत्येक कर्मी से वर्दी को पहनने की उम्मीद की जाती है, जिसे स्वच्छ और इस्त्री करके पहनना जाना चाहिए। वर्दी पर अगर कोई दाग हो, टूटा हुआ बटन या ढीला धागा मौजूद ना हो, इसका ध्यान रखें। जूते प्रत्येक समय साफ और पॉलिश किए जाने होने चाहिए। किसी भी सैंडल, चप्पल, खेल के जूते या सफेद मोजे कार्यस्थल पर नहीं पहनने चाहिए। माल प्रबंधन के समय नाखूनों को साफ और कटा होना चाहिए। ग्राहकों के सामने अपना कार्य शुरू करने से पहले बालों की सफाई और कंघी की जानी चाहिए। नौकरी पर रखते हुए पहचान पत्र दिखाएं। यह ग्राहक को कर्मचारियों को पहचानने में मदद करता है। परिसर में ऑफ ड्यूटी के दौरान भी एक अच्छी पोशाक वाली छवि बनाए रखनी चाहिए। अब हम जानेंगे विशिष्ट वर्दी के लिए दिशा निर्देशों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं पुरुषों के लिए विशिष्ट वर्दी के दिशा निर्देश। निर्धारित वर्दी साफ व इस्त्री की होनी चाहिए। जूते साफ और पॉलिश होने चाहिए। बाल छोटे, साफ तथा व्यवस्थित होने चाहिए। व्यक्ति को क्लीन शेव होना चाहिए। यदि दाढ़ी और मूछें हों तो वह छोटी, साफ और व्यवस्थित होनी चाहिए। नाखूनों को नियमित रूप से काटते रहना चाहिए। अब जानते हैं महिलाओं के लिए विशिष्ट वर्दी के दिशा निर्देश। लंबे बाल वाली महिलाओं को बाल खुले नहीं रखने चाहिए और बालों पर अधिक तेल भी नहीं लगाना चाहिए। लंबे नाखून और चमकीले नेल पॉलिश से बचना चाहिए, क्योंकि वह दिखने पर ग्राहक को विचलित कर सकते हैं और माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कम से कम व कम चमकने वाले आभूषण पहनें। ऑफिस में झुमके, शोर मचाने वाली चप्पल या चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। बहुत कम मेकअप लगाना चाहिए। हल्के रंग की लिपस्टिक लगानी चाहिए। कार्य के समय में किसी भी प्रकार के झुमके या कंगन नहीं पहनने चाहिए। अब जानते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में। कर्मचारियों को हर समय अपने हाथों को साफ रखने की जरूरत होती है, क्योंकि वह ज्यादातर ग्राहकों के साथ संपर्क में होते हैं। फर्श पर पड़ी नुकीली चीजों से बचें। शरीर की गंध व खराब श्वास पर नियंत्रित करें, क्योंकि वह ग्राहक के लिए आक्रामक होता है। अपनी स्थिति को सीधा और ऊपर की ओर रखें। फर्श पर झुकने से बचें और जेब में हाथ और कूलों पर हाथ ना रखें। धन्यवाद।